ठाकुर साहब, खुदा के लिए रहम कीजिए। भाई ने मुंह मोड़ लिया, सेठ ने काम नहीं दिया, मैं कहाँ जाता। बस कुछ दिन और मैं अपनी खाल बेचकर आपका पैसा चुका दूंगा, पर मेरे बच्चों को इस बर्फ में बेघर मत कीजिए। खाल? तेरी इस सूखी खाल की कीमत 1 टके की भी नहीं है कबीर। मुझे मेरा पैसा चाहिए था जो तू नहीं लाया। अब ये घर, ये आंगन और वो जमीन सब मेरी है। ओए, निकालो इसका सामान बाहर। उत्तर भारत की पहाड़ियों की उन ऊंचाइयों पर बसा था एक छोटा सा गांव, देवगढ़। वैसे तो यहाँ हर साल बर्फ गिरती है, लेकिन इस बार की सर्दी मौसम का मिजाज नहीं, गरीबों के सब्र का इम्तिहान लेने आई थी। हवाएं ऐसी जैसे कोई नंगी खाल पर सुइयां चुभ रहा हो। इस साल की ये कमबख्त ठंड, ये सिर्फ हड्डियां नहीं गलाएगी सुधा, ये तो रूह को भी जमा देने पर तुली है। बाहर खेतों को देखो, सफेद पाले की चादर बिछ गई है। मेरी फसल नहीं, मेरी उम्मीदें दफन हो रही हैं उस बर्फ के नीचे। अगर कल सूरज नहीं निकला तो बच्चों के निवाले कहां से आएंगे। मिट्टी पत्थर हो गई है और किस्मत तो पहले से ही पथराई हुई थी। अभी तक जाग रहे हो? आंखों को सताने से मुकद्दर नहीं बदलता कबीर। शरीर थकेगा तो कल हिम्मत कैसे जुटाओगे? कल सुबह सूरज उगने से पहले मंडी भी तो पहुंचना है, शायद वहां कोई रास्ता निकल आए। नींद तो उन आंखों में आती है सुधा, जिनके सर पर सुकून की छत हो। मेरी आंखों के सामने तो बस ठाकुर का वो चेहरा और उसकी दी हुई वो आखिरी मोहलत घूम रही है। कल का सूरज रोशनी लेकर नहीं, हिसाब मांगने आएगा। और ऊपर से यह आसमान देखो, कैसा स्याह पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये बादल नहीं, पत्थरों की बारिश करेंगे, जो हमारी बची कुची सांसें भी कुचल देगी। माँ, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, गला भी सूख रहा है। थोड़ा सा पानी, बस 1 घूंट पानी दे दो ना माँ। चुप हो जा मेरी लाडो, अभी पानी पी लेगी तो ठंड और चढ़ जाएगी। बस थोड़ी देर और आंखें मूंद ले, देख रात कितनी कम बची है। जैसे ही सुबह की पहली किरण आएगी, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। जी भर के खाना, फिर तुझे भूख नहीं लगेगी। बस अभी सो जा। सुधा ने गुड़िया से झूठ बोल दिया। वो जानती थी कि चूल्हे में आग जलने के लिए न लकड़ी है, न पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना। देवगढ़ के उस बर्फीली रात में भूख और मजबूरी के बीच एक और सवेरा दम तोड़ रहा था। क्यों रे कबीर, सर्दी ने सिर्फ खून जमाया है या जबान भी जम गई है? हमने सुना था कि इस बार पहाड़ों की बर्फ से पहले ब्याज गिरेगा, लेकिन यहाँ तो तेरे आंगन में सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ठाकुर साहब, कुदरत ने इस बार दगा दे दिया। पाले ने पूरी फसल को राख कर दिया है। मिट्टी में बीज नहीं, मेरे बच्चों के नसीब बोए थे मैंने, वो भी नहीं उगे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए सरकार, पाई पाई चुका दूंगा। वक्त तो मुर्दों के पास भी बहुत होता है कबीर, पर हम जिंदा लोगों के कारोबार करते हैं। ये जो सरकार कह रहे हो ना, ये सिर्फ जबान की चाशनी है। हमें चाशनी नहीं, वो चांदी चाहिए जो तूने पिछले सावन में ली थी। तुझे क्या लगा कि तू अपनी गरीबी का रोना रोएगा और हम दान पुण्य की गंगा बहा देंगे? घर में अन्न का दाना नहीं है ठाकुर साहब, बेटी भूख से नीली पड़ रही है। रहम कीजिए, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? देख कबीर, हमें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तेरी बेटी पानी पी रही है या आंसू। नियम पत्थर की लकीर होता है। तुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे रहे हैं, 48 घंटे। अगर परसों सूरज ढलने से पहले मेरा सारा कर्ज ब्याज समेत नहीं लौटाया, तो ये 2 कौड़ी का घर और वो बंजर खेत जिस पर तू कल तक नाज करता था, उस पर ठाकुर विक्रम सिंह की मोहर लग जाएगी। ठाकुर साहब, 2 दिन में इतना पैसा कहां से चुका पाऊंगा? कहां से लाएगा ये तेरा सिरदर्द है। आसमान फाड़ या जमीन खोद, मुझे मतलब नहीं।
लेकिन याद रखना, तीसरे दिन जब मैं आऊंगा तो कागज लेकर आऊंगा या घर की चाबियां। और हाँ, सर्दी बढ़ रही है, अगले 2 दिन जरा चैन की नींद सो ले, क्योंकि उसके बाद तेरे पास सोने के लिए छत भी नहीं होगी। ठाकुर के जूतों की आवाज तो दूर हो गई थी, लेकिन कबीर के कानों में वो 2 दिन का वक्त किसी मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था। आसमान से गिरती बर्फ अब सिर्फ ठंड नहीं, कबीर की बर्बादी का कफन लग रही थी। कबीर, क्या कह गया वो कसाई? क्या सच में 2 दिन बाद हमारी छत छिन जाएगी? इस ठिठुरती ठंड में मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? सब खत्म हो गया सुधा। ठाकुर के दिल में रहम नहीं, पत्थर है। वो परसों घर के साथ साथ हमारी अर्थी भी उठा देगा। मैं हार गया सुधा, मैं हार गया। नहीं, आप हार नहीं सकते। अभी बड़े भैया जिंदा है, भागिए उनके पास। सगा भाई है आपका, क्या उनकी रगों का खून पानी हो गया है? गुनिया के लिए अपना स्वाभिमान छोड़िए और उनके पैरों में गिर जाइए, पर हमारी छत बचा लीजिए। ठीक है, आज एक बाप की ममता एक भाई के गौरव को कुचल देगी। अगर भैया के पैरों में गिरकर मेरी बेटी की सांसें बचती हैं तो यही सही। एक बाप का स्वाभिमान आज हार चुका था और एक मजबूर भाई की उम्मीदें जाग उठी थीं। कबीर नंगे पैर उस बर्फ पर दौड़ रहा था, ये सोचकर कि खून के रिश्ते शायद मौत की तारीख बदल दें। पर उसे क्या पता था कि कभी-कभी सगे भाई के दिल की बर्फ बाहर गिर रही बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होती है। भैया, ओ भैया, मैं कबीर, दरवाजा खोलिए भैया। कबीर, इतनी सुबह सुबह इस बर्फीली हवा में यहाँ क्या कर रहा है? सब खैरियत तो है? भैया, गर्दन तक कर्ज में डूबा हो। ठाकुर ने सिर्फ 2 दिन दिए हैं, वरना घर और खेत सब छीन लेगा। गुड़िया भूख से निढाल है। भैया, आप सामर्थ्यवान हैं, बस इस बार बचा लीजिए। मैं ताउम्र आपकी चाकरी करूंगा। अरे चाकरी तो तुम अपनी किस्मत की भी नहीं कर पा रहे कबीर। ये जो बार बार भाई का पल्लू पकड़ने चले आते हो, क्या हमने नोट छापने की मशीन लगा रखी है? भाग्यवान, चुप रहो, वो छोटा भाई है मेरा। भाई है तो क्या घर लौटा दें? देखो रघुवीर, इस साल हमारी अपनी फसल पाले में झुलस गई है। अगले महीने शहर में लड़के की पढ़ाई की फीस भरनी है। ये मदद वदद का नाटक बंद करो। कबीर, अगर भाई से इतना ही प्यार है तो इसे मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? अपना बोझ खुद उठाना सीखो, हमें कर्जदार मत बनाओ। जाओ यहाँ से। भाभी, मैं पैसा नहीं, अपनी बेटी की सांसें मांगने आया हूँ। तो जाकर यमराज के पैर पकड़ो, हमारे नहीं। जाओ यहाँ से, हमारी सुबह खराब मत करो। जिस खून के रिश्ते पर उसे गुमान था, आज वही खून सफेद हो चुका था। भाभी की कड़वाहट और भाई की खामोशी ने कबीर को यह समझा दिया कि दुनिया में गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो शहर का वो बाजार जहां इंसानियत नहीं, सिर्फ सिक्कों की खनक बोलती थी। सेठ जी, बड़ी आस लगाए आपके पास आया हूँ। मुझे काम दे दीजिए, कोई भी काम, बस 2 दिन की दिहाड़ी एडवांस दे दीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा, पत्थर ढोऊंगा, बर्फ हटाऊंगा, बस मना मत कीजिएगा। काम? अरे कबीर, होश में तो है? बाहर देख, आसमान से मौत बरस रही है, रास्ते बंद हैं, गाड़ियां मंडी तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जब व्यापार ही जम गया है तो तुझे काम कहां से दूं? खाली दुकान की रखवाली के पैसे दूं क्या? सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं, कुछ तो रहम खाइए। 2 दिन की बात है। रहम से पेट नहीं भरता कबीर, धंधा चलता है लेन देन से। जब मेरे पास खुद देने को धेला नहीं है तो मैं लंगर कैसे खोलूं? जा भाई, कहीं और किस्मत आजमा। यहां तो साया भी साथ छोड़ दे, ऐसी ठंड पड़ रही है। अपना वक्त और मेरा धैर्य दोनों बर्बाद मत कर। कबीर ने हर दरवाजा खटखटाया, हर पत्थर से सिर टकराया, लेकिन गरीबी की चीख अक्सर सन्नाटों में खो जाती है। सूरज ढला, रात बीती और देखते ही देखते वो दूसरा दिन भी रेत की तरह हाथों से फिसल गया। अगली सुबह जब देवगढ़ की पहाड़ियों पर बर्फ की ताजा चादर बिछी थी, ठाकुर विक्रम सिंह अपनी काली परछाई लेकर कबीर के दरवाजे पर खड़ा था। वक्त पूरा हुआ कबीर, सूरज की पहली किरण के साथ तेरी मोहलत राख हो चुकी है। अब अपनी फटी हुई जेबें मत झाड़ना, बस ये बता, चांदी लाया है या मैं अपना कागजी हक इस्तेमाल करूं?
ठाकुर साहब, खुदा के लिए रहम कीजिए। भाई ने मुंह मोड़ लिया, सेठ ने काम नहीं दिया, मैं कहाँ जाता। बस कुछ दिन और मैं अपनी खाल बेचकर आपका पैसा चुका दूंगा, पर मेरे बच्चों को इस बर्फ में बेघर मत कीजिए। खाल? तेरी इस सूखी खाल की कीमत 1 टके की भी नहीं है कबीर। मुझे मेरा पैसा चाहिए था जो तू नहीं लाया। अब ये घर, ये आंगन और वो जमीन सब मेरी है। ओए, निकालो इसका सामान बाहर। नहीं ठाकुर साहब, अनर्थ मत कीजिए। मेरी बच्ची बीमार है, उसे इस ठंड में बाहर मत निकालिए, वो मर जाएगी सरकार। मरती है तो मर जाए। जो अपने बाप के कर्ज का बोझ नहीं उठा सकी, वो इस दुनिया का बोझ क्या उठाएगी? निकालो इन्हें। ठाकुर, ये मिट्टी नहीं, मेरा खून पसीना है। इस घर की हर दीवार में मेरी उम्र दफन है। तो मुझे नहीं निकाल रहा तो मेरी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। याद रख, जिस दिन इस गरीब की आह निकलेगी, तेरी ये हवेलियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बद्दुआएं गरीब का गहना होती हैं कबीर, पहन ले इसे। और सुन, अब यहां दोबारा कदम मत रखना, वरना अगली बार बर्फ में सिर्फ तेरी फसल नहीं, तेरा वजूद भी दबा दूंगा। भाग यहां से। कबीर के पीछे उसका घर छूट गया, उसकी उम्मीदें छूट गई और शायद उसका भगवान भी वहीं कहीं बर्फ में दब कर रह गया। देवगढ़ की वो ठंडी सुबह एक परिवार की तबाही की गवाह बन गई। पिताजी, अब हम कहाँ सोएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब हम कहीं नहीं सोएंगे बेटा, अब हम जागेंगे, क्योंकि सोने की जगह सिर्फ अमीरों की होती है। गरीबों के नसीब में तो सिर्फ ये काली रातें और बर्फीली राहें लिखी हैं। कबीर अपने परिवार के साथ बर्फ के रास्ते पर चल रहा था। दूर दूर तक कोई साया दिखाई दे रहा था। तभी सड़क के किनारे लकड़ियों का एक गट्ठर और एक इंसान पड़ा दिखता है। सुधा, रुको, देखो, वहां बर्फ में कोई दबा हुआ पड़ा है। कबीर, हम खुद अपनी जान बचाने की हालत में नहीं हैं, चलो यहाँ से। नहीं सुधा, अगर हमने मुंह मोड़ लिया तो हम में और उस पत्थर दिल ठाकुर में क्या फर्क रह जाएगा। कबीर ने अपने हाथों से बर्फ को हटाया तो वहां पर एक बुजुर्ग काका बेहोश पड़े थे। उसने बुजुर्ग काका को सहारा दिया और पास की झोपड़ी के अंदर काका को बिस्तर पर सुला दिया और सूखी लकड़ियों से आग जलाता है। आग की लपटें उठते ही थोड़ी देर बाद काका की पलकें झपकती हैं। आग, ये गर्मी, क्या मैं बच गया? कौन हो तुम लोग? अंधेरे में साए की तरह क्यों खड़े हो? शांत रहिए काका, आप सुरक्षित हैं। मेरा नाम कबीर है। हम रास्ते से गुजर रहे थे कि आप बर्फ में दबे मिले। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद ये आग जलाने वाला भी कोई ना होता। बेटा, तुम्हारी अपनी हालत तो खुद किसी तूफान की मारी हुई लग रही है। इस कड़ाके की ठंड में अपनी और इस नन्ही जान की परवाह किए बिना तुम यहाँ मेरा इलाज कर रहे हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम इस मौसम में सड़कों पर हो? काका, मजबूरी और गरीबी जब साथ आती हैं तो इंसान के पास छत नहीं, सिर्फ रास्ते बचते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने मेरा घर, मेरा खेत सब छीन लिया। सिर्फ 2 दिन का कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने आज सुबह हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सगा भाई दीवार बन गया और गांव का सेठ पत्थर। हम बेघर हैं काका, बिल्कुल इस बर्फ की तरह लावारिस। तो अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। कबीर बेटा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ इंसानियत अक्सर महलों से निकलकर झोपड़ियों में ही पनाह लेती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बेटा ना बेटी। अकेले इस जंगल से लकड़ियाँ चुनता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। माफ करना काका, हमने आपको और परेशानी में डाल दिया। बस आज की रात रुकने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। पागल है क्या? आज तूने मेरी जान बचाई है। अगर तू ना होता तो ये बर्फ आज मेरा कफन बन जाती। भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, पर शायद आज उसने मेरा बेटा भेज दिया है। जब तक ये बूढ़ा जिंदा है, मेरी ये टूटी फूटी झोपड़ी तुम्हारी है। यहाँ ठाकुर का डर नहीं, सिर्फ मेहनत की रोटी मिलेगी। काका, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटी, ये एहसान नहीं, अपनापन है। कबीर, कल से हम दोनों मिलकर जंगल जाएंगे।
लकड़ियां काटेंगे, उन्हें शहर में बेचेंगे। देखते हैं ये गरीबी हमें कब तक हराती है। कबीर ने आज एक बात जान ली थी, जब अमीर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कुदरत एक गरीब का दिल खोल देती है। उस छोटी सी झोपड़ी की आग महल की अंगीठी से कहीं ज्यादा गर्म थी। कबीर की आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई लड़ाई की चमक थी। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर आया भी नहीं था कि कबीर और काका ने घने जंगल की ओर रुख कर लिया। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जहां सांस लेना भी दूभर था, वहां कबीर की कुल्हाड़ी की आवाजें गूंजने लगी। कुल्हाड़ी की हर चोट में कबीर का वो गुस्सा था जो उसने अपनों की बेरुखी और ठाकुर के जुल्म से पाया था। दोपहर ढली और शाम का साया गहराने लगा, लेकिन कबीर के हाथ नहीं रुके। जब लकड़ियों का एक विशाल गट्ठर तैयार हो गया तो कबीर और काका ने उन्हें अपने कंधों पर लादा और शाम होने से पहले बाजार की ओर निकल पड़े। मंडी की उस भीड़ में कबीर एक नया चेहरा था। कबीर ने अपनी शर्म और हिचकिचाहट को उसी बर्फ में दफन कर दिया था और अब उसकी आवाज मंडी के शोर को चीरने लगी। ले लो ऐसी सूखी लकड़ियां जो इस हाड़ कपाने वाली ठंड में आपके घर को सूरज की तरह गर्म कर देंगी। चीड़ और देवदार की वो लकड़ियां जो एक बार सुलगेंगी तो पूरी रात नहीं बुझेंगी। आओ भाई, अपने बच्चों को इस सर्दी से बचाओ, ले जाओ सूखी लकड़ियां। अरे भाई, बहुत शोर मचा रहा है। क्या भाव दे रहा है ये गट्ठर? बाजार में तो बहुत लोग बेच रहे हैं। सेठ जी, बाजार में लोग लकड़ी बेच रहे होंगे, पर मैं इस सर्दी का इलाज बेच रहा हूँ। ये लकड़ियाँ पत्थर की तरह सूखी हैं, एक चिंगारी दिखाओगे तो शोला बन जाएंगी। भाव की चिंता मत करो, आप बस क्वालिटी देखो। ये मेहनत की लकड़ी है, धुआं नहीं, सिर्फ आग देगी। बातें तो बड़ी दमदार कर रहे हो जवान। ये 2 गट्ठर मेरे घर भिजवा दो। ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है सेठ जी, बस पलक झपकते ही ये लकड़ियां आपके घर की चौखट पर होंगी। मेरा काम लकड़ी बेचना नहीं, भरोसा जीतना है। और एक बार जो मुझसे जुड़ गया वो फिर किसी और की दुकान की तरफ नहीं देखता। कबीर की आवाज में वो सच्चाई थी कि शाम होते होते उसका सारा माल बिक गया था। वक्त जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अब कबीर की मेहनत का गवाह बनने लगा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में पिघलने लगे। कबीर ने सिर्फ सूखी लकड़ियां नहीं काटी, बल्कि अपनी बेबसी की हर जंजीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। देखते ही देखते वो छोटा सा गट्ठर एक बड़े व्यापार का साम्राज्य बन गया। कुदरत ने भी कबीर के जुनून के आगे घुटने टेक दिए थे, क्योंकि अब वो एक मजबूर मजदूर नहीं, देवगढ़ की नई तकदीर का मालिक बन चुका था। कबीर ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो पहाड़ों की बर्फ भी पिघल जाती है और किस्मत की लकीरें खुद मेहनत से लिखी जा सकती हैं। और फिर वो दिन भी आया जिसका इंतजार देवगढ़ की मिट्टी को बरसों से था। वही रास्ता था, वही गांव था, बस कबीर के कदम आज बोझिल नहीं बल्कि चट्टान की तरह मजबूत थे। ठाकुर के दरवाजे पर आज कोई फरियादी नहीं बल्कि उसका काल खड़ा था। कबीर, तू फिर यहाँ आ गया? लगता है पिछली बार की लात कम पड़ गई थी। अब क्या मांगने आया है? मांगने नहीं ठाकुर साहब, आज मैं आपकी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाने आया हूँ। ये लीजिए आपका पूरा कर्ज सूद समेत। इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? कहीं तूने डाका तो नहीं डाला? और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तेरे घर और खेत के कागज मेरे पास हैं, वो मैं तुझे वापस नहीं दूंगा। कागज सिर्फ जमीन के टुकड़े के होते हैं, इंसान की हिम्मत के नहीं। अपनी नीयत साफ कीजिए और चाबियां मेरे हाथ में रखिए, वरना याद रखिएगा, जिस दिन पहाड़ का सब्र टूटता है, बड़ी बड़ी हवेलियां मलबे में बदल जाती हैं। आज मेरा हिसाब पूरा हुआ, अब अपनी खैर मनाइएगा। कबीर ने चाबियां ली और पलटकर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। आज जीत सिर्फ कबीर की नहीं, उसकी रगों में बहने वाले उस खून पसीने की थी जिसने वक्त का पहिया बदल दिया था।